हेलो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के मैंने एक दो वीडियोस पीछे अपलोड किए थे। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर रही हूँ। आई होप आपको इस तरह से समझाने में और भी मेरे लिए इजी रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम शुरू करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेल मेम्ब्रेन। तो द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। ठीक है। Meanwhile, the chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells (RBCs), enabled the scientists to deduce the possible structure of the plasma membrane. यानी कि जो डिटेल स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का वो तभी स्टडी हो पाया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो 1950s के टाइम पे जो है वो इसका खोज हुई, इसको इन्वेंट किया गया। जबकि जो केमिकल स्टडीज़ थी, जो भी आरबीसीज, जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल हैं, उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन वगैरह करना शुरू कर दिया था और पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है ये भी डिड्यूस कर लिया था। These studies shows that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. इन स्टडीज़ से पता चलता है कि जो लिपिड और प्रोटीन है ये दो मेजर चीज़ें हैं जिनसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। और द मेजर लिपिड्स आर फोस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। और ये जो लिपिड्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं वो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। तो यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएंगे जो कि बाई लेयर में है। एक ये आप देख सकते हो ऊपर वाली लेयर है और एक ही नीचे वाली लेयर है। ठीक है। तो बाई लेयर यानी कि ये जो है ना, ये इसकी टेल है और ये मतलब इसका हेड है ये वाली साइड और ये इसकी टेल वाली साइड है। तो टेल वाली साइड क्या है, अंदर की साइड को है और हेड वाली साइड जो क्या है बाहर की साइड को है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है वो बाई लेयर है और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में होता है कि वाटर लवर एंड वाटर रिपेलेंट। जो वाटर को ना मतलब पसंद करे वो क्या होता है, वाटर यानी हाइड्रोफोबिक होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमें पता चलता है। द मेजर लिपिड्स आर फोस्फोलिपिड्स। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मेजर लिपिड्स थे वो फॉस्फोलिपिड्स थे दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर एंड ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड। यानी कि जो वाटर अट्रैक्टर है, जो पोलर हेड है, जो वाटर लाइकेबल है हेड है उसे कहते हैं पोलर हेड। और जो आउटर साइड है वो आउटर साइड है और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है वो क्या है टुवर्ड्स द इनर पार्ट है। यानी कि कुछ इस तरह से कि ये हेड है, एक मिनट, ये हेड है और ये टेल है। तो ये जो है वो हाइड्रोफिलिक है लेकिन ये जो टेल है आपकी वो हाइड्रोफोबिक है। तो ये चीज़ें इससे बनी हुई है बाइलेयर और ये बहुत सारी जब मिलेंगी तो लिपिड इसी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। तो यहाँ पर वही बताया गया है। दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल, यानी कि इसे हमें ये मतलब इंश्योर हो जाएगा द नॉन पोलर टेल of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment। तो जो टेल है वो कैसे बनी हुई है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। वो वाटर में जो होते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि एक्वस एनवायरनमेंट यानी कि वाटर का जो वाटर से उसको कहीं ना कहीं बचा के रखना पड़ता है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल भी होता है मेम्ब्रेन के अंदर। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन्स ऑल्सो पोजेसेस प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। धीरे धीरे जब स्टडीज़ हुई तो पता चला कि सिर्फ लिपिड और प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, कोलेस्ट्रॉल भी है। उसके बाद द रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स, यानी कि अलग अलग सेल में अलग अलग रेशो होगा। और इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ एरेथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 52% ऑफ प्रोटीन। इसमें 52 जो परसेंट है वो प्रोटीन होता है और जो 40% होता है वो क्या होता है, लिपिड होता है। तो 50
60% क्या है इसमें प्रोटीन है और 40% क्या है लिपिड्स, यानी प्रोटीन क्या है ज़्यादा मात्रा में है और लिपिड्स जो है उससे कम मात्रा में। उसके बाद आता है कि डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि किस ईजीली हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कितनी सरलता से, कितनी आसानी से, उस ईज़ के बेसिस पे यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो लाइन ऑन द सरफेस, यहाँ पर सरफेस पर जो होते हैं वो होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, और जो पेरिफेरल होते हैं वो बाहर की साइड को होते हैं, जो इंटीग्रल होते हैं वो अंदर की साइड को होते हैं। एंड दीज प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन के अंदर जो है या तो पार्शियली जो है वो ब्यूरिड होंगे या फिर जो होंगे पार्शियली नहीं होंगे तो पूरी तरह से होंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंटीग्रल प्रोटीन है किस तरह से मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा इंसर्ट हो गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये कौन से हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन्स यहाँ पर क्लियरली डिफरेंस शो किया हुआ है। उसके बाद हम अगले पेज पे चलते हैं। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन का जो है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल करके नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन के, एक मॉडल उन्होंने प्रपोज किया था। तो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, सिंगल एंड निकोलसन वाइडली एक्सेप्टेड एज अ, उनका जो मॉडल था वो वाइडली सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला मॉडल था। उसके बाद बोलते हैं कि वाइडली एक्सेप्टेड एज fluid mosaic model. According to this, the quasi-fluid nature of fluid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer. जो क्वासी फ्लूइड नेचर है यानी कि सेमी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, वो इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की जो लेटरल मूवमेंट होती है विद इन द ओवरऑल बाइलेयर उसको इनेबल करता है क्वासी फ्लूइड नेचर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, यानी कि ये जो एबिलिटी है, द एबिलिटी टू मूव इज कॉल्ड इट्स फ्लूइडिटी। एंड यहाँ पर सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में मॉडल दिया, क्वासी फ्लूइड नेचर होता है जिसकी वजह से लेटरल मूवमेंट होती है किसकी, लिपिड्स की, जिससे कि प्रोटीन्स की जो है क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड की वजह से लेटरल मूवमेंट होती है प्रोटीन की। और उसके बाद कहते हैं कि द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन एट्सेट्रा। यानी कि फ्लूइड नेचर जो है मेम्ब्रेन का वो इम्पॉर्टेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, जो दो सेल के बीच में जो जंक्शन बनता है इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन से, एंडोसाइटोसिस, यानी कि एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है जब सेल कोई भी फूड को एनगल्फ करती है तो उसे हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, और सेल डिवीजन हो गया, ये सब चीज़ें। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है कि इससे इसके थ्रू जाने वाले जो भी सब्सटेंस है, मतलब ये सबको अलाउ नहीं करेगी, ये काफ़ी सिलेक्टिव होती है कि कौन मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल अंदर नहीं जाएगा। तो ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल जाएगा अंदर, कौन सा मॉलिक्यूल नहीं जाएगा, ये डिसाइड करती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर बोला है कि द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि वो पास करने देती कि चीज़ को इस to some molecules present on either side of it. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and that is called passive transport. Passive transport में ये होता है कि बाहर जो है वो कंसंट्रेशन बहुत हाई है, अंदर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बहुत लो है, और मेम्ब्रेन से इजीली जो है सब्सटेंस वो क्रॉस थ्रू कर जाता है, अंदर चला जाता है। तो इसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें भी कोई भी एनर्जी नहीं लग रही, आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद बोला है कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग the concentration gradient from higher concentration to lower।
तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन होता है कि कंसंट्रेशन बाहर हाई है तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा. वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर concentration. Movement of water by diffusion is called osmosis. देखो कोई भी सब्सटेंस है वो हायर से लोअर को मूव करता है, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन. लेकिन पर्टिकुलरली जब हम वाटर के केस में ये बोलते हैं कि वाटर मूव कर रहा है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसको हम कहते हैं कि उसे हम कहते हैं स्पेशली नाम देते हैं ऑस्मोसिस का. एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient from lower to higher concentration. Such a transport is an energy dependent process. और ऐसा जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जब आपको एनर्जी देनी पड़ती है, जब आप लोअर से हायर की तरफ ले रहे हो और आपको उसके लिए एनर्जी का देनी पड़ रही है, उस सब्सटेंस को आपको एटीपी खर्च करना पड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमें एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है सोडियम पोटेशियम पंप का, तो दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन. तो उन्हें अगर कैरियर प्रोटीन चाहिए फैसिलिटेट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं मतलब फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है. उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है. तो ये सारी चीज़ें जो मिलके जो है सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक हमारा ख़त्म होता है. आई होप यू लाइक इट. और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल वॉल, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. अगर आपको समझ में आया, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी ये वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू